नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, जो कि हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष तौर पर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, एसएससी, रेलवे इत्यादि। आप अपनी संपूर्ण तैयारी करने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कल के अपने उसी प्रश्न से। कल का विशेष प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए सुझाव देने हेतु गठित आरबीआई पैनल का प्रमुख होगा। 4 विकल्प थे, एसडी सिबुलाल, दीपक पारेख, केवी कामत या स्वप्न दास गुप्ता। तो इसका सही उत्तर था नंबर 3, केवी कामत। अब हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी विशेष चर्चा को। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंध सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली। इसका सही उत्तर है नंबर 1, राजस्थान। जी हां, अपने राज्य राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंध सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है। राजस्थान देश में जहां कोविड-19 से संबंधी रोगी 12 दिनों में दुगुने हो रहे हैं, देश में जहां कोविड-19 से संबंधी रोगी 12 दिनों में दुगुने हो रहे हैं, वहीं राजस्थान में दुगुने होने की दर 18 दिन है, यानी सबसे ज्यादा दिन यहां लगते हैं, इसलिए राजस्थान को प्रथम स्थान पर रखा गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान गेहूं खरीद के मामले में भारत में कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे या पांचवें? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, पांचवें। हाल में जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार राजस्थान गेहूं खरीद के मामले में 5वें स्थान पर रहा है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारत का पहला हाथी गांव किस स्थान पे है? आपको ध्यान होगा हाल ही में हाथी दिवस मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य पे एक विशेष प्रश्न है राजस्थान से संबंधित कि पहला हाथी गांव कहां है? जयपुर, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली? तो सही उत्तर है जयपुर। विशेष वार्ता करें इसकी अपन तो जयपुर में स्थित कुंडा गांव में जो कि है यह विश्व का तीसरा हाथी गांव है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 12 अगस्त 2012 को हाथी दिवस मनाया गया था। जयपुर में आमेर के पास कुंडा नामक गांव भारत का पहला हाथी गांव है। इसको आप भारत का भी पहला हाथी गांव कह सकते हैं, तो राजस्थान का तो अपने आप ही हो गया। इस गांव को केवल हाथियों के लिए बसाया गया था। यह 100 एकड़ में फैला एक गांव है जहां पर हाथी पालक एवं हाथी रहते हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, किस के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है? विकल्प हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र मोदी। तो उसका सही उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से मंत्री हैं और जल संसाधन मंत्री हैं। हम यदि विशेष चर्चा करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन अकादमी एक IVR यानी इंटर एक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स शुरू किया, जो खुले शौच से मुक्त यानी ODF+ कार्यक्रम पर मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जो सप्ताह भर चलने वाला है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो स्वच्छता के प्रति। और हम ये कहेंगे कि ये समय भारत में स्वच्छता के लिए अति अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि जिस गति से अब रोग बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा गंदगी के कारण बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस संस्था के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों का भी समान अधिकार है? यानी हाल ही में किस संस्था ने ऐसा कहा है? सर्वोच्च न्यायालय,
राजस्थान उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में कहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार में बेटियों का भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। यदि अपन विशेष चर्चा करें तो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार प्राप्त है, ऐसा कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि बेटियों को उनके बराबरी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शादी के पश्चात बेटे अलग हो सकते हैं लेकिन बेटियों के मन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम रहता है, इसीलिए उन्हें बराबरी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटियों के पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के में समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले ही मर गए हों। यानी 2005 से पहले यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तो भी बेटियां उसकी संपत्ति में बराबर की हकदार रहेंगी। उनकी मर्जी के बिना न तो पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है और न ही उसे किसी अन्य के नाम हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। किस वर्ष तक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएंगे? 2020, 2021, 2022 या 2023? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 2022। 2022 तक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएंगे। विशेष चर्चा करें तो 2022 तक अंत तक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर सभी 9 संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 11 अगस्त 2020 को कहा कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित सभी 9 संग्रहालयों को 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ये कहां है? तो ये राजपीपला गुजरात, रांची झारखंड, लांबा सिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरल, छिंदवाड़ा एमपी, हैदराबाद तेलंगाना, सेनापति मणिपुर व केलसी मिजोरम में बनाए जा रहे हैं। विशेष प्रश्न है तो आप ये सभी नोट जरूर कर लें। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त? तो इसका सही उत्तर है 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यह विषय उन तरीकों को उजागर करती है जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की व्यस्तता राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रतिक्रियाओं को समृद्ध कर रही है। साथ ही ये भी सिखाती है कि औपचारिक संस्थागत राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और जुड़ाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से युवा राजनीति में और राजनीतिक अप्रोच में अपना अधिक से अधिक योगदान कर सकते हैं। साथ ही उनके प्रतिनिधित्व में कैसे उनको और अधिक जोड़ा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के इतिहास की यदि बात करें तो महासभा ने 1999 में युवा के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन जो लिस्बन में 8 से 12 अगस्त 1998 को हुआ था द्वारा की गई सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। ये पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया, जो जागरूकता का प्रतीक है और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के एक सेट पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी जो सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा युवाओं को मंत्री पद दिया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई थी और भारत में भी उसके बाद काफी युवाओं को अच्छे मौके दिए जा रहे हैं और वे अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस इंटेलिजेंस और
एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म यानी NTH रिवार्ड्स लॉन्च किया है। विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, इंडियन बैंक एसोसिएशन या नंबर 4 भारतीय स्टेट बैंक यानी SB। इसका सही उत्तर है नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI। विशेष चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है NPCI की, ने एंटी रिवार्ड्स लॉन्च किया है। NTH एक व्यावसायिक, खुफिया और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंक लेन देन के माध्यम से NTH अंक अर्जित करने और ई वाउचर, दान, होटल और उड़ान बुकिंग जैसे विभिन्न उत्पादों पर तुरंत रिडीम करने में सक्षम बनाता है। मंच का उद्देश्य बैंक के लिए वन स्टॉप शॉप बनना है, जो उन्हें अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम बनाएगा। कहने का मतलब यही है कि बैंक अपने आप में एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, ऐसे कार्य करने में सक्षम बनने जा रहा है जो कि एक प्रकार से एक दुकान का काम करेगा। अगला प्रश्न है वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं KV कामत, उर्जित पटेल, हर्ष कुमार भनवाला या विभू प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है हर्ष कुमार भनवाला। वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड यानी CIFL ने पूर्व नाबार्ड के प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर भानवाला PhD धारक हैं और उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। वह दिसंबर 2013 से मई 2020 तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से कितनी हथियार प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विकल्प हैं 101, 121, 136 या 152। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, 101। विशेष चर्चा यदि अपन करें तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है, जिसके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उसके आगे के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। यानी अभी जितने डील हो चुकी हैं वो सारी आयात की जाएंगी, लेकिन इसके आगे कोई विशेष डील नहीं होगी। एक अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध भारतीय रक्षा मंत्रालय करने जा रहा है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक दिशा में बहुत बड़ा निर्णय है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय अंपायर को अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है? अमीश साहिबा, सुंदरम रवि, KN अनंत पद्मनाभन या विनीत कुलकर्णी। इसका सही उत्तर है नंबर 3, KN अनंत पद्मनाभन। यदि अपन बात करें KN अनंत पद्मनाभन की, तो भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब KN अनंता पद्मनाभन को ICC के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। यानी नितिन मेनन जहां एलिट पैनल में शामिल हो गए हैं, वहीं पर अनंता पद्मनाभन को अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। अनंता पद्मनाभन ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले हैं, जिनमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्ध शतक भी हैं। अगला प्रश्न है माउंट सीनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है? मलेशिया, इंडोनेशिया,
थाईलैंड या म्यांमार? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में 10 अगस्त को विस्फोट देखने को मिला। ज्वालामुखी के इस विस्फोट के कारण कोई भी घातक या हताहत नहीं हुआ, यानी कोई भी घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। यह देश के 120 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इससे प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर के आसपास के ज्वालामुखी पर भूकंपीय गतिविधि का भी खतरा अभी मंडरा रहा है। माउंट सिनाबंग सदियों से निष्क्रिय था, लेकिन यह पहली बार 2010 में फट गया था और उसके बाद बार बार ये फट रहा है। तो पूछा जा सकता है कि माउंट सिनाबंग कहाँ है जिसमें हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, छत्तीसगढ़। विशेष चर्चा करें छत्तीसगढ़ के बारे में तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। रायपुर के साथ एक नाम और जुड़ा रहता है, वहीं पे एक और नगर है नया रायपुर, और उस नया रायपुर का नाम हाल ही में बदलकर अटल नगर रखा गया है, जो कि एक विशेष प्रश्न है, पूछा जा सकता है, विशेष याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यानी जो पहली महिला अध्यक्ष होने जा रही हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। प्रीति चौरसिया, सोमा मंडल, संगीता महापात्र या शिखा जैन? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प सोमा मंडल। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी की मंजूरी के बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील की पहली महिला चेयरपर्सन बन जाएंगी। वह दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बन जाएंगी। तो ये बहुत विशेष प्रश्न है, पहली महिला चेयरमैन जो स्टील प्राधिकरण की बनने जा रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी की चेयरपर्सन बनने जा रही हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक निम्न में से किसके जीवन पर आधारित है? अमित शाह, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू या प्रणब मुखर्जी? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जिसका पूरा नाम है मुपवर्पु वेंकैया नायडू। वर्तमान में ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 17 जुलाई 2017 से ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी 17 जुलाई 2017 को इनको सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया गया। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है जो अंतरराष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों को अनिवार्य स्वघोषणा पत्र तथा पात्र यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए अनिवार्य संस्थागत संगरोध से छूट हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है? सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें जो यात्री आते हैं उन्हें कोरोना वायरस के लिए अपने घर पर क्वारंटीन होने के लिए छूट देता है, आवेदन करने की अनुमति देता है और घोषणा पत्र उनसे पहले भरवाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब है आज का विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, सुरक्षा नाम से एयर पोर्टल पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस विशेष दिवस पर लॉन्च किया है? विश्व हाथी दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या इनमें से कोई भी नहीं। इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।